ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, सत्ता की अगुवाई करने वाली पार्टी की, द पार्टी विद द डिफरेंस। ये ताल ठोका करती थी 2 दशक पहले बीजेपी, चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई भी देती थी। और आज दरअसल बीजेपी की चर्चा इसलिए कि बीजेपी ने चौंका दिया है सबको। नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषणा कर दी है बीजेपी ने। 1.5 साल हो गया था, कयासबाजी चल रही थी, पतंगबाजी चल रही थी, सूत्रों के हवाले से खबरें फ्लोट हो रही थी, सत्ता के गलियारों में और विमर्श भी चल रहा था कि भाई बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और दरअसल इस बात को 2.5 साल से भी ज्यादा हो गई। कार्यकाल तो 2023 के मध्य में ही खत्म हो गया था, पूरा हो गया था। जगत प्रकाश नड्डा का, जेपी नड्डा का एक्सटेंशन दी गई। भाई लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भी 240 पर विजयी रथ थम गया। बैसाखियों की जरूरत पड़ी बीजेपी को, लेकिन फिर एक्सटेंशन मिल गई। और कल तक तो किसी को कानो कान कोई खबर ही नहीं थी। कल तो वो चुनाव के नाम पर चयन हो गया था पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, अकेले नामांकन भरा। आज घोषणा हो गई। खबर आज की ये होनी थी। और राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ दिल्ली में बड़ी रैली कर रहे थे। सबका ध्यान उधर कि बीजेपी ने ऐसी गुगली फेंकी, एक ऐसी घोषणा कर दी कि सब सन्न रह गए। नितिन नवीन, जो बीजेपी को अच्छी तरह से नहीं जानते, वो नाम भी नहीं सुना होगा। बिहार में वैसे मंत्री हैं, 45 साल के। नितिन नवीन को ये नवीन प्रयोग करते हुए बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। अब इसमें कंफ्यूजन में मत आइएगा, असमंजस में मत आइएगा कि ये तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यही काम जगत प्रकाश नड्डा के साथ किया गया था 2019 में। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लाया गया और 2020 में पूर्णकालिक यानी कि अध्यक्ष की कमान उनके हाथ में सौंप दी गई। तो यही नितिन नवीन के साथ अब किया गया है। 45 साल, सबसे युवा अध्यक्ष बीजेपी का नितिन नवीन बनने वाले हैं। कार्यकारी अध्यक्ष तो बनी गए हैं, तत्काल प्रभाव से उनको यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये यकायक ये फैसला कहां से हुआ और क्या संघ के साथ कदमताल हुई है? एक आम सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है या संघ के साथ बात नहीं बनी? अगस्त में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा हमें फैसला लेना होता, हम फैसला नहीं लेते अध्यक्ष का, हमें लेना होता हम 10 मिनट में कर लेते। तो उनसे सलाह मशवरा हुआ है? प्रेरणा स्रोत से कोई प्रेरणा ली गई? या आने वाले दिन में बीजेपी में क्या होने वाला है, कैसा पथ लिया जाने वाला है, उसका एक ट्रेलर भी आज दिख रहा है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। यह सरप्राइजिंग नहीं, शॉकिंग डिसीजन आई है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। तो आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बीजेपी को, सत्ताधारी बीजेपी को नया कप्तान मिल गया है। युवा को कमान सौंप दी गई है। एक चौंकाने वाला फैसला, सरप्राइजिंग नहीं, शॉकिंग फैसला। कयासों का बाजार गर्म था। बहुत से नामों का जिक्र पिछले 1.5 साल से हो रहा था कि अरे भाई मनोहर लाल खट्टर बनेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्हें हरियाणा की मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र में इसीलिए लाया गया। फिर धर्मेंद्र प्रधान का नाम चला और खास बिहार में जबरदस्त जीत के बाद तो अभी पिछले कुछ दिनों में कि भाई धर्मेंद्र प्रधान की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। भूपेंद्र यादव का नाम भी लिया जा रहा था। कुछ लोग शिवराज सिंह चौहान का नाम भी ले रहे थे। संजय जोशी सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर कि भाई वो कम बैक कर सकते हैं, वापसी उनकी हो सकती है। सक्रिय
राजनीति में, बीजेपी के संगठन में बहुत सालों से बर्फ में उन्हें लगाया हुआ था। पर एक नाम जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, कोई चर्चा, वही नाम अब कप्तान के तौर पर घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के बन गए हैं नितिन नबीन। अब आप कहेंगे ये कौन है? ये पथ निर्माण मंत्री हैं, सड़क निर्माण मंत्री, बिहार में दूसरी बार बने हैं। आज 14 दिसंबर है, 24 दिन पहले ही बतौर मंत्री दूसरी बार शपथ ली। 5 बार के विधायक हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से, पटना, राजधानी पटना से सटा हुआ है। किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। और ये 45 साल के हैं। ये एक संयोग है, बड़ा दिलचस्प संयोग है। बीजेपी अस्तित्व में आई 6 अप्रैल 1980। जनता पार्टी से वो दोहरी सदस्यता को लेकर जनसंघ के नेता निकले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना दी। 6 अप्रैल 1980। और अप्रैल के बाद आता है मई का महीना। 1.5 महीने बाद 23 मई 1980 का नितिन नबीन, जिनका चेहरा अभी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, उनका जन्म हुआ। तो बीजेपी भी 45 की और नया अध्यक्ष भी 45 का। अब आप कहेंगे अरे भाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, आप ऐसे पक्का कैसे कह रहे हैं कि नितिन नबीन ही अब नए अध्यक्ष होंगे? इसके पीछे भी एक अतीत है। और अतीत क्या? अतीत ये कि 17 जून 2019 को बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने जैसे आज फैसला लिया, यह संसदीय बोर्ड का फैसला है, तो जेपी नड्डा उस वक्त कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। और 20 जनवरी 6 महीने बाद उन्हें सर्वसम्मति से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। तो उसी राह पर जा रहे हैं क्या? नितिन नबीन केंद्रीय मंत्री भी नहीं, बिहार में मंत्री। अब इसमें एक बात तो साफ हो जाती है कि 24 दिन पहले तक नितिन नबीन ही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष होते होते राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। उनका नाम भी चर्चा में नहीं था भाई, वरना उन्हें पथ निर्माण या सड़क निर्माण मंत्री क्यों बनाया जाता? वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने की जरूरत क्या थी? वो विधायक रहते हुए या मंत्री रहते हुए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नहीं, उनको दिल्ली लाया जाएगा। तो ये उस वक्त तक तय नहीं था। अब बताया यह जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि नितिन नबीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, नवीन राह पर लेकर जाएंगे, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे बीजेपी को, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं। अमित शाह ने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा श्री नितिन नबीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वो कह रहे हैं बिहार के लिए गौरव का क्षण है, पार्टी ने एक कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब यह भी बताया जा रहा है कि भाई ये तो प्रभारी थे, 2023 में छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत दिलाई थी, संगठन में भी बहुत मजबूत रहे हैं, बड़ा काम किया है। हालांकि भारतीय युवा मोर्चा के महासचिव रहे, ये भी बहुत साल पहले की बात है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है, बीजेपी के 45 साल में जो 14 अध्यक्ष हुए हैं, कई 2-2 बार भी हुए, 14 अध्यक्षों में ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं। 45 साल जो मैंने बताया, उसके बाद नंबर आता है अमित शाह का, वो 49 साल के थे 2014 में जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। वरना अटल बिहारी वाजपेयी 55 साल के थे, लाल कृष्ण आडवाणी 58 साल के थे जब पहली बार बने, दूसरी बार 76 साल के हो गए थे, मुरली मनोहर जोशी 57 साल के, कुशाभाऊ ठाकरे 75 साल के थे, वेंकैया नायडू 53 साल के, नितिन गडकरी 52 साल के, राजनाथ सिंह 62 साल के,
अमित शाह 49 साल के, तो सबसे युवा बीजेपी का अध्यक्ष, ये जेनजी युवा वोटर 35 साल से कम उम्र के जो 65% मतदाता हैं और 15 से 29 साल में 56 करोड़ मतदाता हैं, 40% आबादी, और ये 15 साल वाले भी 18 साल के हो जाएंगे 2029 का चुनाव आते आते। तो ये जनरेशनल शिफ्ट, और वो धीरे धीरे नहीं, एकदम जोर का झटका दिया गया है। क्या कि 45 साल के एक युवा को कमान सौंप दी गई है बीजेपी की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की, और यह झटका यकायक कैसे दिया गया और क्यों दिया गया? अब यहां पर लाख टके का सवाल अटका हुआ है। 28 अगस्त को इसी साल सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा था कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं। उनसे पूछा गया, लगातार इस साल भी पिछले साल भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितनी एक्सटेंशन मिलेंगी जेपी नड्डा को, कि भाई हमारा काम नहीं है, हम ये फैसला नहीं लेते, और हमें फैसला लेना होता हम तो 10 मिनट में तय कर देते। तो इसमें कहीं संघ की नाराजगी निहित थी क्या कि जो नाम प्रस्तावित किए जा रहे थे या संघ से सलाह मशवरा किया जा रहा था वो संघ को नागवार गुजर रहे थे? संघ ऐसे लोगों को नहीं चाहता था। संघ ने 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें अपनी नाराजगी का भी इजहार खुलकर किया कि इंसान खुद को भगवान ना समझे, कार्यकर्ताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए, पायदान में आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के सरोकारों पर ध्यान देना चाहिए, अहंकार सर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए। तो इशारों इशारों में संघ बहुत कुछ कह रहा था, पर इन इशारों को तवज्जो तरजीह दी गई है और कदमताल के साथ ये फैसला लिया गया है, या संघ की आपत्तियों को दरकिनार खारिज कर दिया गया है? ये यक्ष प्रश्न है, और इसमें पिछले 2 दिनों का घटनाक्रम बहुत अहम हो जाता है। और वो घटा उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम सूबा, और जहां पर बीजेपी का विजयी रथ रुका। 240 पर बीजेपी जो अटक गई, 370 पार की ताल ठोक रही थी, 240 पर ही विजयी रथ रुक गया, और जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा था वो 29 सीट नीचे गिर गया, 62 से 33 पर आ गई बीजेपी। तो वहां पर पंकज चौधरी के नाम का चयन हो गया। मैं चयन कह रहा हूं, चुनाव का वो जामा पहनाती है बीजेपी, पर चयन हुआ। कोई सामने तो खड़ा नहीं था, परसों नाम भी सामने आ रहा था, तो पंकज चौधरी की खबर तो लग गई। हालांकि बीजेपी अंदर खाने क्या फैसले करती है आजकल खबर नहीं लग पाती, जैसे नितिन नवीन को लेकर कोई खबर नहीं पता लग पाई, लेकिन कड़ियां जोड़िए, पंकज चौधरी को लेकर बात सामने भी आ गई और पंकज चौधरी की चर्चा हो रही थी, और आज औपचारिक तौर पर उनका ऐलान होना था कि इस बीच नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इसके मायने क्या हैं, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, युवा को कमान, बीजेपी का नवीन प्लान एकदम, कहां 60-65 साल की उम्र वालों की बात हो रही थी, 45 साल को के युवा को कमान सौंप दी है। और बीजेपी का कार्यकारी पथ, ये एक नया तरीका हो गया है बीजेपी का। पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था जेपी नड्डा को, अब वही काम नितिन नवीन के साथ किया है। आरएसएस मोदी शाह एक मत, यह अब नाम की घोषणा कर दी गई है, और अब समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, आग्रह किया जाएगा कि मान जाओ आरएसएस से, अपने प्रेरणा स्रोत से। चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है। एक हैं, आप ये कह सकते हैं, वो है प्रोफेसर सौरभ मालवीय।
पर आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं और संघ के अंदर खाने क्या होता है इसकी जानकारी रहती है प्रोफेसर साहब को, तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज उन्हें बुलाया है। एक और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संजय कुमार बिहार की राजनीति की नब्ज टटोलते रहते हैं, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। इस पैनल में सबसे युवा और युवाओं की बात हो रही है, तजर्बा इन्हें भी अच्छा खासा है, जैसा बीजेपी कह रही है कि नहीं नितिन नबीन को तजुर्बा भी बहुत है। तो कंसल्टिंग एडिटर है मॉलिटिक्स के आदेश रावल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, बीजेपी को सालों से ट्रैक कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। राकेश भाई, चौंकाया फैसले ने या सीट से उछल गए? सरप्राइजिंग था या ये झटका था, ये शॉकिंग था? नहीं, चौंकाने की जगह पे आप शब्द कह सकते हैं भौचक्का कर दिया। भौचक्का कर दिया। भौचक्का शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हक्का बक्का हैरान करना। तो सिर्फ हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी, बहुत सारे लोग इससे भौचक, बड़े बड़े नेता और खुद नितिन नबीन भी इससे भौचक होंगे। हाँ, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं लगा होगा कि हमें एकाएक इतना बड़ा दायित्व सौंप दिया जाएगा। और मुझे लगता है ये उसी टाइप से है जैसे दिसंबर 2009 में इसी टाइप का एक फैसला आया था नितिन गडकरी जी को लेके, और तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र में एमएलसी रहे नितिन गडकरी जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तब भी उनका कहीं नाम नहीं था और आज भी नितिन नबीन जी का कहीं नाम नहीं। पर वहां आरएसएस के दबाव में नितिन गडकरी को बनाया गया, आरएसएस की वो पसंद थे। नितिन नबीन आरएसएस के कहने पर हुआ है या आरएसएस के पसंदीदा कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों में से एक है क्या नितिन नबीन जी को तो मैं पहली बार जाना हूं 2011 में। हाँ, विधायक थे वो, 2006 से रहे होंगे, लेकिन पहली बार जब मैं जाना, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी कवर करता था। अब भारतीय युवा मोर्चा के महासचिव बने जी, अनुराग ठाकुर जी भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसमें ये महामंत्री बने। और उसमें जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था वो हुआ था राष्ट्रीय एकता यात्रा, जो मूलतः तिरंगा यात्रा थी कोलकाता से कश्मीर तक। उसमें जो 3 बड़े नेता निकले जो आज भी हैं, उनमें अनुराग ठाकुर जी, नितिन नबीन जी और हरीश द्विवेदी जी। हरीश द्विवेदी जी तब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। 2 महामंत्री महत्वपूर्ण थे, नितिन नबीन जी और मनोरंजन मिश्रा जी। मनोरंजन मिश्रा जी मध्य प्रदेश की राजनीति में गए, महामंत्री बने, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है उनको हाशिए में डाल दिया गया। लेकिन नितिन नबीन जी लगातार बने रहे और दूसरी उनके जो काम था वो था छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे वो। हाँ। और प्रभारी थी डी पुंदेश्वरी। तो मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के अखबार से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ के नेता बताते थे कि नितिन नबीन जी को इतनी छूट डी पुंदेश्वरी जी ने नहीं दिया था कि वो नेताओं के साथ अकेले बैठ के कोई बातचीत कर सके। तो मतलब राजनीतिक कद कोई ऐसा भौकाल नहीं है या कोई पुरानी पृष्ठभूमि या संगठन में बहुत सराहनीय काम। और यहाँ एक और बात, 20 नवंबर को दूसरी बार पथ निर्माण मंत्री के तौर पर शपथ ली, तो मतलब 20 नवंबर तक इनके नाम की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। ये बात अगर मैं कहूँ तो गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, मुझे लगता है ये तो लास्ट मिनट कोई फैसला लिया गया है जी। 20 नवंबर तक यदि इनके नाम पे चर्चा हुई होती या निर्णय लिया गया होता तो पहले या मन मना लिया गया होता। हाँ, तो इनको पद और गोपनीयता की शपथ क्यों दिलाई गई होती बतौर मंत्री? हाँ, तो इनको मंत्री शायद नहीं बनाया जाता, क्योंकि इनको रखा गया। जेपी नड्डा मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ये काम नितिन नबीन तो नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, मंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा, ये विधायक भी नहीं रह पाएंगे, इनको राज्यसभा से लाना होगा। नहीं, इसको आप उस तरह देखिए कि 2019 में अमित शाह जी जब मंत्री बने तो जेपी नड्डा जी को कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि एक व्यक्ति 2 जगह पर काम नहीं कर सकता। 1 मैन 2 पोस्ट नहीं हो सकता, 1 मैन 1 पोस्ट। अब जेपी नड्डा जी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ी कि एक व्यक्ति 2 काम नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक है कि नितिन नबीन जी के बारे में पहले निर्णय नहीं हुआ होगा, इसलिए वो मंत्री बन पाए। नहीं, यदि पहले निर्णय हो गया होता तो जब पुरानी पद्धतियों को हम देखें तो ये यकायक, और अभी तो पंकज चौधरी के नाम का थोड़ा ढिंडोरा पीटते, एक कुर्मी को बनाया, पिछड़ी जाति को बनाया, सारा नैरेटिव खत्म। अब तो नितिन नबीन खबर हो गए, चर्चा का विषय बन गए। ये समझ में आ रहा है, ये कड़ियां जुड़ रही हैं आपकी राकेश भाई। बीजेपी देखिए कड़ियां बहुत अच्छी जोड़ती है, नैरेटिव बहुत अच्छा गढ़ती है। नैरेटिव तो पीडीए को तोड़ना था,
अखिलेश यादव की राजनीति को डेंट करना था, पंकज चौधरी कुर्मी हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, उसका डंका बजाना था। यहां तो कुछ और बजने लगा। हम लोग 48 घंटे पहले इसी तरह से सीधा सवाल पे मिले थे, तब भी मैंने यही कहा था कि पंकज चौधरी जी का जो चयन हुआ है, जो निर्वाचन हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, वो सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण पे नहीं था, वो विशुद्ध तौर पे राजनीतिक समीकरण था और उसी राजनीतिक समीकरण पे बने थे वो। और नितिन नवीन जी का जो निर्णय हुआ है, मुझे लगता है वो भी एक राजनीतिक समीकरण है, क्योंकि सामाजिक समीकरण में राजनीतिक समीकरण क्या है? पंकज चौधरी की बात को पहले लोगों के जहन में उतारते, यूपी में उसे ढंग से भुनाते, वो हुआ नहीं और यहां नितिन नवीन की बात होने लगी। ये मेरे दिमाग में कहीं अटक रहा है, खटक रहा है। नहीं, मुझे लगता है पंकज चौधरी जी की क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति देखिए कि लगातार वो क्रमबद्ध तरीके से इतने एजेंडे दे देती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप पार्लियामेंट में या कुछ कंफ्यूजन बीजेपी में भी है, नहीं पार्लियामेंट पद को लेकर। अब आप पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट में देखिए कि पहले क्या विषय आया, फिर क्या विषय आया, फिर क्या विषय आया। लगातार आप पिछले एक हफ्ते का देखिए, एक हफ्ते में 10-10 घंटे में विषय बदलता गया। और पार्लियामेंट खत्म होने के पहले पंकज चौधरी पे हम चर्चा कर रहे हैं, पंकज चौधरी जी पे चर्चा खत्म नहीं हुई कि नितिन नवीन जी पे हम चर्चा पे आ गए। तो आप ये देखिए कितना रणनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, या कुछ असमंजस, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर एक लंबी गंभीर चर्चा बीजेपी नहीं चाहती है। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अरे पंकज चौधरी का नैरेटिव तो ढंग से गढ़ा नहीं, नितिन नवीन पर चर्चा ले आए आप। ये यकायक क्या हुआ, थोड़ा समझाइए ना। देखिए संदीप जी, आज का दिन बहुत ही सुखद है, सुंदर है, जहां पर भारतवासी करोड़ों युवाओं के लिए राजनीति के प्रति एक लगाव, एक सम्मान के दरवाजे खुल गए। और यह बात आज के निर्णय से साबित हो रही है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि होते हैं और परिवारवाद से इस देश को, परिवारवाद की राजनीति से इस देश को अलग करने का यह अवसर है। अच्छा, यह निर्णय है, नितिन नवीन के पिता तो विधायक थे ही नहीं, उनका नाम नवीन किशोर सिन्हा था ही नहीं, वो राजनीतिक परिवार से आते ही नहीं। आपका परिवारवाद, आप अपनी परिभाषा देते रहिए, आपका परिवार परिवारवाद नहीं है, दूसरे का परिवार परिवारवाद हो जाता है। उनके पिता विधायक थे ना। संदीप जी, मैं आपने चूंकि मेरे परिचय में थोड़ा अलग किया, इसलिए मैं न्याय करने का प्रयास कर रहा हूं। नितिन नवीन युवा मोर्चा के महामंत्री रहे। हाँ। नितिन नवीन बिहार युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहे, विधायक रहे, दूसरी बार के मंत्री हैं। इसलिए परिवारवाद के उस हिस्से से नहीं आते हैं जिस परिवारवाद में पूरा देश उलझा हुआ है। ये छोटे छोटे वो 2004 से लगातार सांसद बन रहे हैं, राहुल गांधी, या विधायक भी और सांसद रह चुके हैं अखिलेश यादव, है उनका परिवारवाद। मैं यहां पर उनको नहीं डिफेंड कर रहा हूं, पर आप नितिन नवीन को ये कह के, अरे भाई राजनीतिक परिवार से तो आते ही है ना, इसमें कोई दो राय हैं। सम्राट चौधरी राजनीतिक परिवार से नहीं आते क्या? नहीं, इसकी क्या आप कब तक छिपाते रहेंगे? पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है क्या? वो परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आता। प्रेम सिंह धूमल के बेटे नहीं है अनुराग ठाकुर। संदीप जी, यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कार्यकर्ता काम करेगा वो उसका मान सम्मान और अवसर मिलेगा, उस अवसर को है, चाबी नहीं है वहां। नहीं, चलिए ये बात आपकी जायज है, एक सामान्य कार्यकर्ता, चलिए मैं मान लेता हूं अभी फेस वैल्यू पर अभी तो पंकज चौधरी को सेलिब्रेट करना था कि एक पिछड़े को, कुर्मी को अध्यक्ष बनाया। यूपी में ढंग से संदेश दे नहीं पाए, राष्ट्रीय पटल पर संदेश देने लगे, जी हमने तो युवा को बना दिया। ये ऐसी जल्दबाजी क्यों? 1.5 साल से हम सवाल पूछ रहे थे, जवाब तब तो दे नहीं रहे थे, 1.5 दिन में सारे जवाब दे दिया आपने। संदीप जी, कितना सुंदर अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए राजनीति कर रही है। अच्छा। एक उत्सव जैसे काम कर रही है, या नहीं कि कैश करना है। अरे कैश क्या करना है, उत्सव जैसे काम करना है, 24 घंटे काम करना है। ये यकायक मन कैसे बना? ये नवीन पथ पर बीजेपी को ले जाने
का फैसला यकायक कैसे हुआ? 20 तारीख को तो पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे थे, मतलब तब नाम नहीं था ना। देखिए संदीप और जी, इतने सामान्य कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देनी थी, इन्हें उप मुख्यमंत्री बना देते। सम्राट चौधरी तो बाहर से इंपोर्टेड है ना, वो तो विशुद्ध बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं है, इन्हें बना देते उप मुख्यमंत्री। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर दिन दीपावली है, होली है, और कार्यकर्ताओं के लिए हर दिन मंगलकारी है। अच्छा। हर दिन चुनाव में रहना है, जनता की सेवा करना है, सर्वाधिक सेवा के कार्यों में 24 घंटा लगे रहना है। इसलिए यहां से निकले वहां चले गए, वहां से नहीं, ये निकले वहां चले चर्चा गए, तो किस ऐसा किस नहीं है। नाम की हो रही थी? जेपी नड्डा के बाद जी मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, संजय जोशी का भी नाम आ गया था। ये यकायक नितिन नवीन कहां से आ गए? ये संघ की पसंद थी क्या? संघ ने कहा, या संघ, ये जो नाम मैंने पहले बताए, संजय जोशी को छोड़ दो, संघ उन पर, या शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दो, वो तैयार नहीं हो रहा था, और आला कमान कह रहा था इस पर तैयार नहीं हो रहे, तो छोड़िए, हम नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बना देते, बात खत्म। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, अपना संविधान है, और अपने उस संविधान से काम करने की पूरी स्वतंत्रता है। बिल्कुल मानिए आपकी इसलिए बात, पर प्रेरणा स्रोत तो आरएसएस है, प्रेरणा तो लेते रहते हैं। पूरा वाक्य कर लें, हाँ। वाक्य पूरा कर लें। अपनी नीति है, अपना संविधान है पार्टी का, उस संविधान के अंतर्गत चलती है। ऐसे में संसदीय बोर्ड, जिसका जिक्र आपने किया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आज यह फैसला तय किया, और जब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर ली तो उसमें किसकी कौन, और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड को यकायक अभी कैसे याद आया? मैं वही तो जानना उसी को तो मैं डिकोड करना चाह रहा हूं प्रोफेसर साहब। तो अरे अभी तो आप देश को समझा रहे थे कुर्मी को कैसे बनाया, हम पिछड़ों का कितना ख्याल रखते हैं, पीडीए की खाट खड़ी नहीं हुई पूरे ढंग से, अखिलेश यादव की रणनीति को डेंट नहीं किया, नितिन नवीन का नाम आ गया। मुझे लगता है आज के दिन संदीप जी, आज के दिन कांग्रेस को, सपा को, विपक्षी दल को भाजपा से सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए, या कांग्रेसीकरण हो गया है बीजेपी का, या आप उल्टी गंगा तो, आप मुझे उल्टा पाठ तो नहीं पढ़ा रहे? ये 70 के दशक की इंदिरा गांधी किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को सीधा हटा देती थी, किसी को भी अध्यक्ष बना देती थी, किसी को भी कांग्रेस का अध्यक्ष, वो देवव्रत बरुआ, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो ऐसी चापलूसी करते हुए पाए जाने वाले लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए थे इंदिरा गांधी ने। कांग्रेसीकरण तो नहीं हो रहा पूरा बीजेपी का? नितिन नवीन के पास पथ निर्माण विभाग है, और अब आज से उनके पास राष्ट्र निर्माण का दायित्व मिल गया है। संगठन को राष्ट्र निर्माण पे जाने के लिए नितिन नवीन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सुंदर अवसर पर राजभवन लोक भवन हो जाता है, फलाना भवन कर्तव्य भवन हो जाता है, नाम बदलने से ही पूरी दुनिया बदल जाती है। गुरुग्राम का नाम बदले हुए कई साल हो गए, गुरुग्राम तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सिटी, दुबई को भी पीछे छोड़ रही है, नहीं? नाम बदल दिया और सब कुछ बदल गया है गुरुग्राम का, ना पानी बहता है, ना वहां प्रदूषण है, ना वहां अतिक्रमण है, ना वहां खुलेआम गुंडागर्दी है, ना वहां रातों रात रील बनाने के चक्कर में एक दूसरे पर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं। देख संदीप जी, आज देश के सामने जो चित्र आया है, एक कार्यकर्ता का मान सम्मान, नया नेतृत्व, नया अवसर, सारे भारतीय जनता पार्टी सहित आप विद्यार्थी परिषद देखिए, तो ये बात मैं कुछ हद तक मानने को तैयार हूं कि एक कार्यकर्ता को, पर ये मत कहिएगा कि वो राजनीतिक परिवार से नहीं आते। प्रोफेसर संजय कुमार, एक साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी पहनाते, ये वो देते हुए बीजेपी दिख रही है, पर ये इतना ही सरल है, ये खुशी का क्षण है, या ये दिल्ली तो छोड़िए, बिहार में भी लोगों को बड़ा झटका, जोर का झटका धीरे से लग गया है क्या? नहीं, नितिन नवीन जी को भी आज तक जानकारी नहीं थी कि मुझे ये बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है।
कल दीघा विधानसभा में सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया, नितिन नवीन सब लोगों का सम्मान समारोह था। और कल तक तो वो आमंत्रित कर रहे थे कि बांकीपुर विधानसभा में भी मैं आमंत्रित करता हूं, और आज वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। और इसी बीच में उनको जानकारी दी गई कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी गई है, और फिर वो अपने पिताजी को प्रणाम करके और वो भाजपा दफ्तर में चले गए। तो बिल्कुल उनको भी जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमें दे दी गई है। रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आप बता रहे थे, मैं सहमत हूं कि कई वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने को परफॉर्म करके दिखाया है, संगठन में भी और सरकार में भी, उम्मीद तो की जा रही थी कि कहीं उनको जिम्मेवारी न दी जाए, लेकिन नितिन नवीन जी को ये जिम्मेवारी टेम्पोररी दे दी गई है। ठीक है, वो 19 में एक प्रक्रिया शुरू हुई है कि पहले कार्यकारी अध्यक्ष, फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष। क्या नहीं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बधाई दी है प्रोफेसर साहब, या अमित शाह जी ने जैसे बधाई दी है, या राजनाथ सिंह ने जैसे बधाई दी है, उससे बिल्कुल तय है यही अध्यक्ष होंगे। अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कुछ दिनों बाद अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, इसमें इफ एंड बट नहीं है। हाँ, तो ठीक है, अध्यक्ष बना दिए जाएंगे तो अच्छे। हाँ, तो अच्छी बात है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष भी यही बनेंगे, और एक कार्यकर्ता के रूप में, एक युवा नहीं, पर ये कड़ियां जुड़ती हैं क्या? जो बात मैं राकेश शुक्ला से जानना चाह रहा था, ये कड़ियां जुड़ रही हैं क्या? नितिन नवीन ठीक है 5 बार के विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक थे, उसी सीट से लड़ते हैं, मंत्री रह चुके हैं, चलिए बात ठीक है। वो कायस्थ समाज से आते हैं, वो ऐसा तो कोई बड़ा वोट बैंक है नहीं जहां आपको पिछड़ी जाति कुर्मियों को साधने की जो छिटका था उत्तर प्रदेश में, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और आपने एक और नाम की घोषणा कर दी गई है। ये थोड़ा सा समझाइए। बिहार की राजनीति में ही बड़ा नाम नहीं थे नितिन नवीन, और राष्ट्रीय फलक पर उनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल कायस्थ को लेकर के जो एक सवाल है, बिल्कुल ये जो बहुत 1% से भी कम इसकी आबादी है बिहार में, राष्ट्रीय फलक पर भी ये कितना प्रभाव डालेगी मुझे नहीं पता है। पश्चिम बंगाल से इसको जोड़ करके देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, और हो सकता है कि वहां पर बौद्धिक वर्ग को साधने के लिए, या कायस्थ समाज को साधने के लिए, क्योंकि डॉक्टर विधानचंद्र राय और ज्योति बसु दोनों ये कायस्थ समाज से आते थे। अब भाजपा की दृष्टि वहां तक गई होगी कि कहीं नितिन नवीन को अध्यक्ष की, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे करके वहां के बौद्धिक वर्ग में और कायस्थ समाज में हम पेनिट्रेट करें और ममता बनर्जी जी को कॉर्नर करें, तो हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, ये ज्यादा गूढ़ विश्लेषण तो नहीं कर रहे कि हम जबरदस्ती कोई तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या दरअसल नितिन नवीन क्या बीजेपी की तो पसंद है, संसदीय बोर्ड ने फैसला ले लिया तो शीर्ष नेतृत्व तो उनको चाह रहा है, पर क्या संघ चाह रहा था, या संघ सहमति नहीं दे रहा था, तो कि भाई हमने तो नितिन नवीन के नाम की घोषणा कर दी और कार्यकारी बनाया है, आने वाले दिनों में उसको मुकम्मल कर लेंगे। संभावना है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि संघ कुछ नाम जो बीजेपी ने बढ़ाई होगी अध्यक्ष पद के लिए, उस पर सहमति नहीं दे रहे होंगे संघ के लोग। तो चलिए नितिन नवीन को बना करके कि एक युवा चेहरा, वो जो जेनजी की बात कर रहे थे, इनको एक जिम्मेवारी दे करके, और वो संघ के उस विवाद से बीजेपी ने अपने को किनारे कर लिया। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में पूरा का पूरा जो ढांचा खड़ा हुआ है, उसमें ही आमूलचूल परिवर्तन के संकेत संदेश दे दिए हैं कि अब ये 55 वाला या 60 वाला युवा नहीं है, हम पूरा जनरेशनल शिफ्ट कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत क्या नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा से हो रहा है प्रोफेसर संजय कुमार? हो सकता है जनरेशनल शिफ्ट के माध्यम से मैसेजिंग तो करती ही है ना बीजेपी, मैसेज दे रही होगी, खास करके मैसेज दे रही होगी। आप कह रहे हैं मैसेज दे रही होगी, लेकिन फिर वो एक सेकंड अभय दुबे, क्या मैसेज दे रही है बाकायदा?
2004 का वो युग, आज से 20 साल पहले का युग अगर हम याद करें, अटल आडवाणी का, जैसे आजकल मोदी शाह का युग है, अटल आडवाणी युग में सेकंड जनरेशन के, दूसरी पीढ़ी के नेताओं की एक लंबी कतार भी तैयार की गई थी। वसुंधरा राजे राजस्थान में थी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में थे, प्रधानमंत्री मोदी वो गुजरात में थे, प्रमोद महाजन थे, वेंकैया नायडू थे, ये तमाम लोग थे। पर यहां कोई सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी दिख नहीं रही। सीधा यहां पर आमूलचूल बदलाव कर दिए हैं क्या भाई, 45 वालों को अब हम जिम्मेदारी देंगे, ये उसकी शुरुआत है क्या अभय दुबे? संदीप जी, अभी आपने एक टिप्पणी की थी कि पहले तो किसी सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे और फिर 1.5 दिन के अंदर सारे सवालों के भाजपा ने जवाब दे दिए। हाँ, मैं इस टिप्पणी से थोड़ा सा असहमत हूं। मेरा मानना है कि ये जो 2 निर्णय हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का निर्णय हुआ हो या ये हुआ हो बिहार का निर्णय है, उत्तर प्रदेश का निर्णय तो चौंकाने वाला नहीं था। हम लोग आपके मंच हाँ, पर वो पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बन गई थी, ये परसों हमने जो किया। लेकिन ये वाला निर्णय बहुत चौंकाने वाला है और राकेश जी ने ऐसे कहा भौचक्का कर देने वाला है। लेकिन मैं मानता हूं इससे पुराने सवाल नए सिरे से जिंदा होकर सामने आ गए हैं। क्या क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वायत्तता संपन्न राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या वो एक कठपुतली होगा, इसको पीछे से बैठकर कोई नचाएगा और दरअसल भाजपा की सांगठनिक कमांड किसी और के हाथ में होगी। ये एक सवाल है। क्या ये अगर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संस्तुति किए जाने के बाद बनाया गया है नितिन नवीन को, तब तो आप मान सकते हैं कि ये इसमें भी एक दिलचस्प बात, नाउ दैट यू सेइंग इट अभय दुबे, देखिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सम्राट चौधरी, तमाम नेताओं के बधाई के संदेश आ गए हैं, संघ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। जी जी जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ठीक कह रहे हैं, आपने सही जगह उंगली रखी है अपनी। मेरा कहना है कि अगर ये संघ की पसंद है तब तो बात दूसरी है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ स्वतंत्र रूप से कुछ निर्णय लेंगे संघ से विचार विमर्श के आधार पर। पसंद नहीं है ऐसा साफ शब्दों में बिना लाग लपेट राकेश शुक्ला कह रहे हैं। संघ की पसंद तो नहीं है ना नितिन नवीन? हाँ। मुझे नहीं लगता कि संघ की पसंद है। अबे मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये संघ की पसंद नहीं है तब फिर आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास शुरू से एक स्थायी अध्यक्ष है जिसका नाम है अमित शाह, और वही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टो प्रेसिडेंट रहेंगे, ये डिजूरी प्रेसिडेंट रहेंगे। मेरे ख्याल से जगत प्रकाश नड्डा को ज्यादा स्वायत्ता कुछ प्राप्त होगी क्योंकि उनका कद थोड़ा बहुत बड़ा था। इनको तो कोई स्वायत्ता प्राप्त नहीं होगी, तो बिल्कुल पपेट की तरह, कठपुतली की तरह काम करेंगे। इसके अलावा यही बीजेपी की खूबी है कि आप जो पपेट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई कद बहुत छोटा है। नितिन गडकरी भी एमएलसी थे, कोई बड़ा इतना कद नहीं था, महाराष्ट्र से बाहर। नितिन गडकरी आरएसएस की पसंद थे संदीप जी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद थे। उन्हें एक खास एजेंडा देके भेजा गया था कि आपको ये करना है, वो उसको करने में नाकाम रहे। अलग बात है बीच में वो आप पूर्ति घोटाले में फंस गए, लेकिन उन्हें एक खास, हम लोग जानते हैं वो एजेंडा क्या था, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। अगर ये संघ की पसंद के तौर पे आए हैं नितिन नवीन, तो उनको एक एजेंडा देके भेजा गया होगा, कुछ उनको कार्यभार दिए गए होंगे, या एक साधारण कार्यकर्ता को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जेन जी को साधने की भी एक कोशिश है क्या कि 45 साल का हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? भाई नितिन नवीन में जेन जी की कौन सी खूबी आप देख रहे हैं? कहां से हम लोगों को पता लग गया कि इनके अंदर जेन जी की कोई खूबी है? जेन जी तो बिल्कुल अलग ही चीज है। मुझे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं मौजूद, उनके अंदर कोई जेन जी की कोई खूबी दिखाई पड़ती है। जेन जी बिल्कुल अलग आइडिया है, अलग कंसेप्ट है पूरा का पूरा। पर जनरेशनल शिफ्ट इंडिकेट करता है क्या? एक लाइन संदीप, एक लाइन। मुझे लगता है कि संघ ने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कब्जे से निकालने का अपना जो इच्छा थी उनकी, वो फिलहाल स्थगित कर दी है। तो ये घनश्याम शाक्य हैं, आप जो कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या नितिन नवीन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के भारी भरकम व्यक्तित्व के सामने बोल पाएंगे? उन्हें बोलने की जरूरत क्या है? उनको बताया जाएगा, वो बोलेंगे। क्या वो उनसे मुकाबला करने के लिए जो विचारधारा है बीजेपी की विचारधारा, संघ जो बात लगातार कहता है, पार्टी सर्वोपरि होती है, शख्सियत बड़ी नहीं होती, और पद के हिसाब से आदमी अपनी बात को तय करवाएगा।
अच्छा, अब ये बात जो है, ये किताबी बात है जो आप कह रहे हैं कि पार्टी बड़ी होती है। अब आप देख सकते हैं कि पार्टी बड़ी है कि व्यक्ति बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में किसी जमाने में ऐसा होता था जो आप कह रहे हैं, वो पुराने जमाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का आकार प्रकार बहुत छोटा हुआ करता था, उसके पास बहुत कम वोट होते थे, बहुत कम सीटें उसकी आती थी, और कभी कभार वो जीत जाती थी, कुछ ताज्जुब होता था उसे अपनी जीत पर। आज की भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके की है, उसको अलग तरीके से दो इंजन चला रहे हैं उसको। और मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उभार के बाद में जो पूरे हिंदुत्व की राजनीति में जो नहीं, पर वो तथाकथित जो दूसरी पीढ़ी थी बीजेपी की, भाई धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, ये तमाम जो लोग थे, अब इनको भी सीनियर की कैटेगरी में डाल दिया गया है क्या? इसके आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम क्या होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल की उम्र का एक शख्स नियुक्त कर दिया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि 45 वर्ष और उम्र के लिहाज से इतने बड़े पद के ऊपर नियुक्तियां नहीं होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाई कमान या कोई भी निर्णयकारी संस्था उम्र को केंद्र बनाकर इतने बड़े पद के ऊपर कोई नियुक्ति करेगा। नहीं, इतने बड़े पद की ये भारत की एक बीमारी भी है क्या? अगर आप अमेरिका में देखिए, बिल क्लिंटन से लेकर बराक ओबामा से लेकर बेन जॉनसन से लेकर बोरिस जॉनसन से लेकर ये तमाम लोग 40 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया। भारत में ही हम 60 साल के बुजुर्ग को भी युवा मानने पर तत्पर रहते हैं। नहीं, तो भारत में आप ये भी तो देखिए कि भारत में जो नेताओं की पारियां होती हैं, जो नेताओं का राजनीतिक जीवन होता है, वो भारत में बहुत लंबा होता है। हाँ, और आमतौर पर जो शीर्ष पे नेता पहुंचता है वो उस स्थिति में पहुंचता है जबकि वो अपने 15 से समर्थकों के 29 सामने पिता जैसी छवि प्रोजेक्ट कर सके। साल में हमारे 56 करोड़ आबादी है, 40% आबादी 15 से 29 साल की उम्र की है, और 2029 तक ये 15 साल वाले 18 साल के हो चुके होंगे। ये तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चल रहा है संदीप जी। नेहरू जी जब काफी ज़ईफ हो गए थे तब भी उन्हें युवा हृदय सम्राट कहा जाता था, और हाँ, तब भी उन्हें युवा हृदय सम्राट कहा जाता। मुझे फिर वही, ये तो केएल सहगल वाली बात हो गई, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, तो वो तो भारत में नेताओं का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा होता है, और उनसे उम्मीद की जाती है कि जब वो शीर्ष पद पे पहुंचेंगे तो वो समाज के सामने एक अब एक और सवाल, ये सवाल लीजिएगा पिछले वाला पीसीआर। आदेश रावल, यहाँ पर एक दर्शक हमारे कह रहे हैं कि ये गुटबाजी से बचने के लिए नितिन नवीन का नाम सामने आ गया है क्या? और ये जो यकायक जिस अंदाज में आया है, ये गुटबाजी थी और कदमताल भी नहीं हो पा रही थी बीजेपी और आरएसएस, तो ये रास्ता नितिन नवीन के जरिए, ये नवीन रास्ता निकाल लिया है क्या बीजेपी के आला कमान ने? देखिए, गुटबाजी तो मैं नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर मेरी आवाज़ को इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए प्लीज़। जी। इसको गुटबाजी संदीप नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की हार के बाद जिस तरीके से बीजेपी डाउन आई थी और संघ ने उसके ऊपर आक्रामक होकर जवाब दिए थे, उसके बाद जो राज्यों के चुनाव आए, महाराष्ट्र का, हरियाणा का, दिल्ली का, बिहार का, उसको जिस तरीके से बीजेपी की लीडरशिप ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जीता है और बीजेपी की झोली में डाला है, उसके बाद से मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पसंद का एक 45 साल का युवा एक अध्यक्ष बनाया है, और उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कहते हैं वो क्या बोलेंगे, क्योंकि नेता काफ़ी बड़े हैं, उन्हें तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे सलीम और जावेद की जोड़ी है, जो डायलॉग लिख के देगी वो बोल देंगे। तो लेकिन इससे एक संकेत ये मिल रहा है मुझे कि जो 45 इयर्स के हैं, तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो भी फिर युवा बनेगी, और एक बार फिर जो 2014 के बाद हुआ था, अब 2025 के बाद, कि क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की में जो लोग बैठे हुए हैं वो एक बार फिर जो इनका जो बुजुर्ग लोगों को जो साइडलाइन किया गया था वो समय फिर आ गया है। यानी मतलब जो मार्गदर्शक मंडल है वो सेकंड टाइम बनने जा रहा है। मंडल की राह कुछ और लोगों को दिखाई जाएगी, आप ये कह रहे हैं क्या? उसके संकेत मिलते हैं नितिन नवीन की? ऐसा प्रतीत होता है इस फैसले से। जी, ऐसा प्रतीत होता है इस फैसले से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, इन सब नामों की चर्चा थी, लेकिन इन सब से हटके एक तीसरी पीढ़ी के युवा को, जो 5वीं बार के विधायक हैं, जिसकी चर्चा कहीं थी नहीं, उनको आपने बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। और संकेत इस बात के मिल रहे हैं, जिस हिसाब से आपने भी बात दोहराई, जिस हिसाब से पीएम ने बधाई दी है,
तो यही पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कई सारे संदेश हैं। पहला संदेश ये है कि बीजेपी और चुनाव आरएसएस जीते में सब राज्य दर कुछ राज्य, ठीक, उसमें ये कह दिया सब कुछ ठीक नहीं है। आपने जो चुनावों में जीत हुई उसमें अहंकार की, इंसान भगवान ना समझे अपने आप को, ये सारी बातें कही थी आरएसएस ने। लेकिन फिर आरएसएस ने अपने स्वयंसेवकों को इन विधानसभा चुनावों में पूरे जोर लगाने के लिए कह दिया था। दिल्ली हमने देखा, हमने बिहार भी देखा है। पर क्या ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस? कुछ संकेत आज के इस फैसले में ये भी आते हैं आदेश? जी देखिए, संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनको चूज किया गया है, ये मुझे लगता है कि जो अभय जी बात कह रहे थे कि इनके पास कोई ज़्यादा आज़ादी नहीं होगी, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि इतने युवा को चूज किया गया है कि वो इतने भारी भरकम नेताओं के सामने और ख़ासतौर पर गृह मंत्री और मोदी जी के सामने शायद नहीं बोल पाएंगे। उनको जो लिख के देंगे, जो डायलॉग दिया जाएगा, वो अपनी तरफ से बोल देंगे। यानी अभी भी जो पार्टी और संगठन का कंट्रोल है वो अमित शाह के पास ही रहेगा। आप देखिए, कल जो यूपी का फैसला हुआ है पंकज चौधरी का, जो योगी जी की पसंद थे उनको नहीं बनाया गया और अमित शाह की पसंद को बना दिया गया। यानी इससे एक संकेत ये जाता है कि आने वाले दिनों में जो लड़ाई भाजपा के अंदर होगी, और खासतौर पर 2027 में, उसमें संगठन का पूरा कंट्रोल अमित शाह के पास रहेगा। सवाल फिर वही आ जाता है। इस फैसले से भी संकेत जाता है। उससे पहले एक मैं थोड़ा सा तरमीम कर दूं, थोड़ा मैं गलत जानकारी दे गया था। वो अभी तो मैं जवान हूं, मैं केएल साइकिल कह गया था। राजीव टुली हैं, आरएसएस के अच्छे खासे जानकार हैं, वो मुझे संदेश भेज रहे हैं कि अरे भाई ये तो बेगम अख्तर का है। और भूल सुधार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बेगम अख्तर का ही सही। पर मैं अभी तो मैं जवान हूँ 45 का जो ये अब राग अलापा है, इसमें नींद किसकी उड़ने वाली है आदेश? बीजेपी में आने वाले नींद उड़ेगी समय के कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? मार्गदर्शक मंडल 2 आने वाला है, मतलब 2.0 जो पहले आया था 2014 के बाद से, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में को भी युवा की तरफ ले जाने के संकेत हैं। नंबर 3, संघ को भी इसमें संदेश दे दिया गया है कि पार्टी हम अपने हिसाब से चलाएंगे, इसमें आप ज़्यादा मत पड़िए। और नंबर 4, जो संगठन का कंट्रोल है वो अमित शाह के पास ही रहेगा। यानी लीडरशिप जो है नंबर 1 और नंबर 2 उन्होंने अपने कंट्रोल में ही रखा है। जिन लोगों ने पिछले 1 साल में ही चर्चा की कि संजय जोशी की एंट्री हो जाएगी और संघ बहुत नाराज़ है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नहीं, बीजेपी हम चलाएंगे। और मुझे वो बयान याद आता है नड्डा साहब का, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कि नहीं, बीजेपी चलाने के लिए हम लोग सक्षम है, हमें संघ की जरूरत नहीं है। संघ की जरूरत तो ये जो अपॉइंटमेंट है, ये इस बात का संकेत दे रहा है। हरियाणा रोडवेज पे जो लिखा होता है उसका कई बार जिक्र करते हैं, तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो पर क्या ये दोनों जो लोग हैं गाड़ी नहीं चलाओगे? हाँ, तो पर ये कांग्रेसीकरण हो रहा है, ये भी एक संकट क्या बीजेपी के सामने उभर रहा है कि व्यक्तिवाद या इतना ओवर्टली सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ये बीजेपी की पहचान कभी नहीं थी। देखिए, ये बात तो सही है कि पूरी पार्टी सेंट्रलाइज्ड है। और देखिए, इसमें एक खास बात ये है कि जो ब्रांड मोदी है ना, वो आपको आज भी वोट दिला रहा है। 3rd टर्म आप चुनाव जीत के आए हैं, भले आपको बहुमत नहीं मिला, 240 सीट आई, राज्यों में आपको वोट मिल रही है, वो आपको ब्रांड मोदी वोट दिला रहा है। जिस दिन उस ब्रांड के नाम पे वोट नहीं पड़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली चीजें डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी और बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठने लगेंगी। तो जब तक ये ब्रांड बिक रहा है और उसके नाम पे वोट आ रही है, उसके ऊपर आप सवाल या निशान खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल राजनीति में जो जीतता है वो सिकंदर सवाल होता है। तो जो उठेंगे कांग्रेस पार्टी का हम बार-बार जिक्र कर रहे हैं, 2029 के बाद उठेंगे। और कम से कम अगर मैं 6 महीने का मान लूं, जैसा जेपी नड्डा के मामले में हुआ था, 6-7 महीने बाद उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। हम दिसंबर में बैठे हैं, आप फर्ज कीजिए कि जून जुलाई पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद फुल टाइम अध्यक्ष बना दिया जाता है नितिन नवीन को, तो वो 2026 से और 2029 3 साल का कार्यकाल है। तो अगले लोकसभा चुनाव तक के लिए संगठनात्मक जो ढांचा है बीजेपी का, वो तय होता दिखाई दे रहा है क्या? बड़ी तस्वीर क्या ये उभर कर आ रही है राकेश भाई? संदीप भाई, जिस तरीके से आज हमें चौंकाया गया नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना के, 6 महीने बाद उसी तरह से कोई नया अध्यक्ष पूर्णकालिक आके चौंका दिया गया, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं
कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा वही पूर्णकालिक होगा, ऐसी कोई पर जिस फार्मूला तरह तो से नहीं। जिस तरह हाँ, से संदेश हम दिए जा रहे हैं, 2019 जिस तरह से बधाई संदेश हैं हम कि बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक, नई सफलताओं तक देखिए, लेकर बधाई जाएंगे। संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से देना ये उनका बड़प्पन है। आप याद करिए कि विधानसभा के जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी जीती, उसका पूरा श्रेय पूरे सहजता के साथ उन्होंने जेपी नड्डा जी को दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नहीं नाते। फिर जब आप ये तो कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ये हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान है, फिर 6 महीने बाद तो नहीं हटाएंगे। नहीं, ये हम कौन होते हैं तय करने वाले? भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से चौंकाने वाले निर्णय आते हैं उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है 6 महीने के बाद, अच्छा, क्योंकि नितिन नवीन जी को यदि आप कार्यकारी अध्यक्ष से हटाएंगे तो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा कि आप कार्यकारी अध्यक्ष से हटाने के कारण एक बहुत बड़ा जातिगत समीकरण बिगड़ गया आपका, सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ गई आपकी, क्षेत्रीय समीकरण बिगड़ गया आपका। तो आप उस पक्ष को भी देखिए कि हम ऐसे व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएं जिसको यदि हम बदलें तो उसका राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो। तो ये भी हो सकता है कि आगे चल के हमें कोई नया अध्यक्ष अभी मिले। जोर का झटका फिर लग सकता है धीरे से। मैं यही कह रहा हूं कि नितिन नवीन जी को लेके हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तो या अगर वो बनते हैं तो फिर वो जो मेरा मूल सवाल था 2029 के लिए नई बीजेपी का खाचा साचा भी तय होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल। यदि आप की बात पे हम आए कि यदि इनको ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाता है तो आप देखिएगा फिर बड़ा परिवर्तन होगा, आमूलचूल परिवर्तन तो हो रहा है। आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड बदलेगा, आपका चुनाव समिति बदलेगी, आपकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बदलेगी। दिल्ली में कामकाज का आपका तौर तरीका बदलेगा, नहीं, आपके प्रवक्ताओं पर असर पड़ेगा। फिर एक चीज और बदलेगा, हाँ, फिर संघ की तरफ से भेजा जाने वाला संगठन महामंत्री बदलेगा और संघ की तरफ से भेजा जाने वाला संघ और भाजपा के बीच का समन्वयक भी बदलेगा। तो यदि बदलाव होगा तो बड़ा बदलाव। तो ये बदलाव की वानगी है क्या? वो संकेत मिल रहे हैं क्या? ये जो झटका दिया है बीजेपी ने और चौंकाया नहीं भौचक्का कर दिया है, और बहुत से बीजेपी के नेता भी अभी वो झटका खाए हुए बैठे हैं। अभी वो समझ रहे होंगे, डाउनलोड कर रहे होंगे अपने दिमाग में कि ये हुआ क्या है और इसके आने वाले दिनों में और महीनों में, सालों में इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।